नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का संडे मॉर्निंग में हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज बहुत ही बुनियादी प्रश्न पे बात मैं करूँगा और बहुत सारे अपडेट आए हैं, उस पे भी चर्चा होगी। लेकिन बुनियादी प्रश्न बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित है कि अभी भी क्या-क्या समस्याएं हैं, जो कि बहुत गंभीर प्रश्न हैं, जो कि अभी भी उस पर स्पष्ट रूप से कोई उत्तर नहीं निकल के आ रहा है। अभी भी वो हर्डल बन सकते हैं वैकेंसी में, अभी भी माननीय न्यायालय की तरफ से उस पर रोक लगाई जा सकती है या फिर आगे ऑर्डर आ सकता है, क्लियर चिट मिल सकता है, क्लियरेंस मिल सकती है। क्या है? वो बुनियादी प्रश्न पे हम आज प्रकाश डालेंगे। वो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबके भी मन में ये दुविधा होगी कि जो रिवाइज़ रोस्टर किया गया है, रिवाइज़ रोस्टर वैकेंसी जो निकाली गई है रिवाइज़्ड, जो कि 23 नवंबर 2023 को मैंने चैनल पे आपको दिखाया भी था और आपने देख भी लिया होगा। तो जो रिवाइज़ वैकेंसी निकाली गई है रिवाइज़ रोस्टर, उसमें ऐसा क्या है कि इसमें बहुत सारे विषयों में, बहुत सारे कैटेगरी में, भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों में अभी जो सीटें नज़र आ रही हैं, पूर्व में वो सीटें नहीं थीं। अभी या तो कई विश्वविद्यालयों में, कई-कई विषयों में, कई-कई कैटेगरी में सीटें अधिक नज़र आ रही हैं, किसी-किसी कैटेगरी में कम नज़र आ रही हैं। हम साइकोलॉजी की बात करें तो बीसी कैटेगरी में लगभग 17 सीटें अधिक नज़र आ रही हैं। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो लगभग उतनी ही सीटें अनरिजर्व कैटेगरी में अधिक नज़र आ रही हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें साइकोलॉजी की तो लगभग 3 सीटें कम हो गई हैं। ऐसे-ऐसे भिन्न-भिन्न विषयों में मैं हिस्ट्री और साइकोलॉजी नहीं आप कई विषयों में देखेंगे तो ये जो अभी जो रिवाइज़ इन्होंने किया है रिवीजन के बाद से सीटों में बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है। कई-कई विषयों में, कई-कई विश्वविद्यालयों में, कई-कई कैटेगरी में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। सरकार की दलील जो थी बैकलॉग को लेकर के पूर्व में भी कोर्ट में, वो स्पष्ट थी कि हमने बैकलॉग कैलकुलेशन विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न फेलोज़ मेंबर्स सीनियर ऑफिसर सभी को बुला करके एक-एक चीज़ माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करके माइन्यूटली एक-एक चीज़ों को देखने के बाद बैकलॉग निर्धारित किया है। इसलिए सर उसमें कोई चूक हो ही नहीं सकती। तो अभी आपने ऐसा क्या किया कि अभी जो सीटों में अंतर नज़र आ रहा है? तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि बैकलॉग आपने पहले कैसे कैलकुलेशन किया था और अभी कैसे कैलकुलेशन किया, ये अभी भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। माननीय न्यायालय की तरफ से केवल ये नहीं था कि आप बैकलॉग अलग से बाइफरकेट करके दिखा दें। आपने माननीय न्यायाधीश जज महोदय संजीव प्रकाश शर्मा सर की बेंच में जब बहस चल रही थी, उस समय आपने उनको अलग से बैकलॉग दिखाया था, लेकिन उसमें बैकलॉग का कैलकुलेशन आपने कैसे किया, ये चीज़ें आप नहीं बताई थी। आप उस समय क्या बता रहे थे? उस समय इन्होंने 2 चीज़ें बताई। पहली बात तो एक अभ्यर्थियों के मन में था कि कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो इन्होंने बताया नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, हम बैकलॉग लेकर के आए हैं। देखिए कैरी फॉरवर्ड और बैकलॉग होता क्या है, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। आप एक चीज़ समझ लें, पहले हम थोड़ा-सा लेटेस्ट अपडेट जो है, उस पर हम बात करते हैं, इसके बाद बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड विभिन्न पहलुओं पर आते हैं। देखिए जो अपडेट आया है 1 दिसंबर 2023 को, इस अपडेट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या अमेंडमेंट किया है कि फ्रीडम फाइटर और पीएच कैटेगरी की जो सीटें इन्होंने नहीं दिखाई थी, वो देखिए सीटें अब इन्होंने दिखा दी है, ठीक है? ये भी पहले हो सकता है जो लास्ट में अभी माननीय न्यायालय में जो डेट पड़ा हो, उस समय वकीलों ने अधिवक्ताओं ने ये चीज़ रखा होगा या फिर इनके दिमाग में कहीं से प्रश्न उठा होगा कि ये चीज़ फिर से हर्डल बन सकता है। तो इन्होंने फ्रीडम फाइटर और डिसेबिलिटी कैटेगरी का यहाँ पे अलग से सीट दिखा दिया है। ये भी सरप्राइजिंग है, अगर दिव्यांग की बात करें तो सबसे अधिक दिव्यांगता किसमें होती है? चलन दिव्यांगता में होती है, ओएच कैटेगरी में। ओएच कैटेगरी में मात्र 1 सीटें नज़र आ रही हैं। होल वैकेंसी में ओएच कैटेगरी में मात्र 1 सीटें हैं। वही विजुअली इम्पेयर्ड जो ब्लाइंड होते हैं उनमें 107 सीटें और डी फैंडम में 17 सीटें हैं। मल्टी डिसेबिलिटी में तो सीट ही नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? इस पे भी हम बात करेंगे, आखिर तक वीडियो को बने रहें। चलिए हम बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहे थे। देखिए बैकलॉग क्या होता है और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड का जैसा कि मैंने आपको बताया सिंपल क्या चीज़ है? पिछली वैकेंसी कब निकली थी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की? 2014 में। 2014 में जो वैकेंसी रिक्त रह गई जिस कैटेगरी में, जिस विश्वविद्यालय में, जिस विषय में, वो 2020 वाली वैकेंसी में फिर से उसी विषय, उसी कैटेगरी में ऐड कर दी जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड। But there is no apply carry forward. There is apply backlog. What is the difference between backlog and carry forward? I'm asking to you, कैरी फॉरवर्ड इज जस्ट वैकेंसी जो पिछली वैकेंसी रिक्त रह जा रही है, वैकेंट रह जा रही है, वो हो गया कैरी फॉरवर्ड।
लेकिन बैकलॉग क्या है? देखिए, किसी भी विश्वविद्यालय में बैकलॉग पहली बात आया कब से? 1995 में देखिए एक सब्रवाल केस था, सब्रवाल केस, उसमें माननीय न्यायालय का ऑर्डर आया कि नहीं, आपको वैकेंसी में अगर ला रहे हैं तो आपको प्रीवियस जो वर्किंग स्ट्रेंथ है और जो सैंक्शन सीट है, उसका तुलनात्मक रूप से आपको अनुपातिक दृष्टि से देख करके अगर रिजर्व कैटेगरी में सीटें कम है तो फिर उनको बैकलॉग देते हुए तब आप वैकेंसी निकालें। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, आप सिंपल समझे इसको, मैं थोड़ा आसान पहलू में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा बने, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप सभी पहलुओं को अच्छे से समझ लें, यहाँ पे समझ के ही जाएं। अगर किसी विश्वविद्यालय में सपोज दैट 100 सीटें रिक्त हैं, 100 सीटें सैंक्शन हैं, उस विश्वविद्यालय में वर्किंग स्ट्रेंथ जो है 100 है, टोटल कितने नियुक्त किए जा सकते हैं? अधिकतम 100। और अभी वर्तमान में कार्य कितने कर रहे हैं? 50। अब 50 कार्य कर रहे हैं तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी का कितना बनेगा? 50%। ईडब्ल्यूएस को भी हटा देते हैं क्योंकि ईडब्ल्यूएस अभी हाल की इजाद है, तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी का कितना बनेगा? 50%। यानी जो 50 जो अभी वर्किंग स्ट्रेंथ है जो कार्य कर रहे हैं 100 में, उसमें 25 हो जाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी के, और 25 किस कैटेगरी के हो जाएंगे? रिजर्व कैटेगरी के। ठीक है। रिजर्व कैटेगरी मतलब जो पिछड़ी जातियां हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, एससी हैं, एसटी हैं, वो हो गई रिजर्व कैटेगरी। तो 25 सीटें रिजर्व कैटेगरी को। अब मान लीजिए वहां पर ऐसी स्थिति हो ग्राउंड लेवल पे कि 25 सीटें रिजर्व कैटेगरी में न होकर के मात्र 20 ही सीटें हों और 30 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों के द्वारा भरी गई हों। मतलब वहां पे जनरल कैटेगरी के 30 लोग काम कर रहे हों और रिजर्व कैटेगरी के पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति, एससी एसटी के मात्र 20 लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने डिफिशियंसी है रिजर्व कैटेगरी की? 5 है। 5 अधिक हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लोग। तो ऐसी स्थिति में अब 5 जो अब नेक्स्ट वैकेंसी जो निकलेगी, जैसे मैंने कितना बताया कि वहां 100 वर्किंग स्ट्रेंथ, 100 सीटें सैंक्शन है, तो जो अगली जो 50 वैकेंसी रिक्त है, जब 50 की वैकेंसी निकलेगी तो अलग से पहले बात तो 5 सीटें काट ली जाएंगी। क्यों काट ली जाएंगी? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे 5 कम है रिजर्व कैटेगरी के। यही होता है बैकलॉग। जो वर्किंग स्ट्रेंथ है, जो कार्य कर रहे हैं अभी, और जितनी सैंक्शन पद हैं, उसमें आनुपातिक दृष्टि से क्या बराबर बराबर अनुपात है पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति, एससी एसटी, अनरिजर्व कैटेगरी का? अगर बराबर अनुपात है तो ठीक है। अगर किसी कैटेगरी में डिफिशियंसी है, अभाव है, तो उसको मात्र एक ही फॉर्मूला है, बैकलॉग। अगली नियुक्ति में क्या करो कि उस कैटेगरी के लिए सरप्लस सीटें निकाल दो, इसके बाद ओवरऑल जो सीटें बचती हैं उसमें रिजर्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो। इसी से डिफिशियंसी मात्र खत्म हो सकती है, अन्यथा नहीं खत्म हो सकती है। ये आदेश आया था सब्रवाल केस का 1995। इसके बाद से बैकलॉग फॉर्मूला अप्लाई होने लगा। ये बैकलॉग फॉर्मूला कब तक चलेगा? देखिए, लगातार 3 वैकेंसी तक कैरी करने का था कि कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें लगातार 3 वैकेंसी में बैकलॉग अप्लाई होगा। अगर इसके बावजूद भी अनफिल रह जाती है, जैसे सपोज दैट समझे, यहाँ पे मैं केमिस्ट्री विषय का ही यहाँ पे आपके सामने खोला हूँ। देखिए, केमिस्ट्री विषय में एससी में चलिए इसमें कोई बैकलॉग नहीं, हम दूसरे विषय का ले लेते हैं जिसमें बैकलॉग हो। ठीक है। यहाँ पे मैं किसी दूसरे विषय का एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। ये एक मिनट, सपोज दैट ये किसका है? जूलॉजी। क्या देखता हूँ जूलॉजी में बैकलॉग है? चलिए, जूलॉजी में बैकलॉग है। अब समझ लें, यहाँ पे जूलॉजी कैटेगरी में बैकलॉग है। अब यहाँ पे देखिए, एससी कैटेगरी में सपोज दैट कितनी सीटें रिक्त हैं? 17 सीटें रिक्त हैं। एससी कैटेगरी में 17 सीटें रिक्त हैं। अब सपोज दैट अगर 3 वर्ष बैकलॉग के बाद से 3 वर्ष 3 वैकेंसी में अगर ये सीटें फुलफिल नहीं होती हैं तो चौथी वैकेंसी में इंटरचेंज का फॉर्मूला है। मतलब एससी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसटी में। अगर एसटी में बैकलॉग रहता, वो अनफिल रहती, तो एससी में कन्वर्ट होता। इसी तरह ईबीसी में अगर अनफिल रह जाती हैं, ईबीसी में यहाँ पे 21 सीट हैं, मान लीजिए अनफिल रह जाती हैं, तो 20 ही सीटें अनफिल रह जाती हैं, 5 ही सीटें अनफिल रह जाती हैं, तो 5 चौथी वैकेंसी में किसको कन्वर्ट हो जाएगा? बीसी को हो जाएगा। अगर बीसी से अनफिल रह जाती हैं तब जा करके ये फिर अनरिजर्व कैटेगरी को जाएगा। अगर एससी का एसटी से अनफिल नहीं हो पाता तब जा करके ये अनरिजर्व कैटेगरी को कैरी होगा। लेकिन चौथी वैकेंसी में इंटरचेंज का है। और जैसा कि 1995 सब्रवाल डिसीजन के बाद ये तीसरी वैकेंसी है। पहली वैकेंसी कब आई थी? 1997 में आई थी, जो कि 2003 में कंप्लीट हुआ। दूसरी वैकेंसी आई थी 2014 में, जो कि लगभग 21, 22, 23 तक कंप्लीट हुआ। और तीसरी वैकेंसी कब आती है? तीसरी वैकेंसी आपको आती है 2024 सॉरी 2020 में। तो
अभी ये तीसरी वैकेंसी है, जो भी कैरी होगा वो चौथी वैकेंसी में कैरी होगा और चौथी वैकेंसी में इंटरचेंज होगा। तो आप समझ गए यहाँ पे बैकलॉग अभी इसलिए यहाँ पे जारी रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसा कि मैं बताया कि यहाँ पे जो 5 डिफिशियंसी रह गई, एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा था, वो बैकलॉग चला जाएगा। तो इन्होंने यही फॉर्मूला बताया था। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, ऐसा भी संभव है कि कोई एससी कैटेगरी का अभ्यर्थी हो, ईबीसी कैटेगरी का, और उसका चयन अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ हो। तो आप अगर जाते हैं ग्राउंड लेवल पे, आप 50 सीटें रिक्त हैं और 50 सीटें कार्य कर रहे हैं। 50 में आप 25 बांट देते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 25 रिजर्व कैटेगरी के लिए, और फिर आप सबसे जाति पूछ करके डिसाइड कर लेते हैं कि ये अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ये रिजर्व कैटेगरी के हैं, और उसके आधार पर आप डिफिशियंसी निकालते हैं। तो ये कहाँ तक न्याय संगत है? ऐसा संभव है कि कुर्मी जाति का कोई अभ्यर्थी, उसका चयन अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ हो? कोई हरिजन जाति है, उसका चयन आपको अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ हो? कोई कुम्हार जाति है, उसका चयन अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ हो? तो मात्र जाति पूछ करके ये आप डिसाइड कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में डिफिशियंसी है, जबकि उस कैटेगरी का हो सकता है अभ्यर्थी का चयन अनरिजर्व कैटेगरी के सीट पे हुआ हो। तो ये तो बिल्कुल फिर न्याय संगत नहीं है, केवल जाति के आधार पर अगर आपने किया है तो। और ये आपने किया था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय न्यायालय में जब बहस चल रही थी, तो वहाँ पे बहस के दरमियान सीनियर लॉयर पीके शाही सर कह रहे हैं, सीनियर एडवोकेट। आप इसको वीडियो क्लिप को सुनना चाहते हैं तो मैं वीडियो के आखिर में स्क्रीन पे आपको वो दोनों क्लिप भेज दूंगा कि सरकार की बैकलॉग को लेकर के क्या दलील थी, और वकील जो अभ्यर्थी के पक्ष के माननीय वकील पीके शाही सर थे, उनकी क्या दलील थी, आप वो सुन सकते हैं। मैं आपको छोटा सा क्लिप यहाँ पे सुना देता हूँ, इसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप खुद भी सुन लें ये कैसे बता रहे हैं कि सरकार ने कैसे इसको अप्लाई किया होगा। थोड़ा सा क्लिप आप इसको समझेंगे, इसके बाद आपको स्पष्ट नजर आएगा कि अभी भी बोल रहे हो सकता है। हैं। What do you say about Section 5? Section 5. Done. So they have found out a very easy formula that instead of pilot carrying this exercise, they have taken the total strength divided by 2, 50% reserve, 50% unreserved, and they have checked up so and so, आपकी क्या जात है, आपकी क्या जात है, पूछ के और इसको अनरिजर्व कर दिया, बाकी को इन्होंने रिजर्व मान के और कहा कि इतने ही लोग रिजर्व हैं, बाकी सब बैकलॉग है। दिस इज नॉट परमिसिबल। बोल रहे हैं। Then what do you say about Section? आप ऐसा कि सुने, यहाँ पे स्पष्ट रूप से वही चीज इंगित कर रहे हैं जिस ओर मैंने आपका इशारा किया था। तो ये बिल्कुल उचित फॉर्मूला नहीं है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको पहली बात तो ये बताना होगा कि आपने बैकलॉग का फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया है। आपने केवल जात पूछ करके, कास्ट पूछ करके, या फिर ठोस आपने प्रमाण देखा, एग्जामिन किया कि उसका चयन किस कैटेगरी में हुआ है, कैसे हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी प्रश्न बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है, पब्लिक डोमेन में भी ये चीजें नहीं आई है, और माननीय न्यायालय के समक्ष आपने क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ये चीजें तो अभी अनरिवील हैं, इसलिए इस पर हम क्या ही कह सकते हैं। इसलिए ये चीज जो है अभी भी पिन की तरह चुभ रहा है, क्योंकि आपने बैकलॉग तो माननीय संजीव प्रकाश शर्मा सर को दिखा दिया था अलग बाइफरकेट करके, उससे आपत्ति नहीं थी। आप बैकलॉग लाए हैं, वेरी गुड, वेल एंड गुड, लेकिन आप कैसे लाए हैं ये प्रश्न है। आप बैकलॉग का जो डिसाइड किए हैं, बैकलॉग निकाले हैं, वो आपने किस कैलकुलेशन के आधार पर निकाला है, ये बुनियादी प्रश्न है। अब थोड़ा सा हम वीआई और ओएच कैटेगरी की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे कैसे ओएच कैटेगरी में कम है। देखिए, इसके लिए भी सरकार ने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्या कि इन्होंने अगर पहली बात तो 4% रिजर्वेशन मिलता है दिव्यांग कैटेगरी को। अब 4% में जो पहले 25, अब एक सीट के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए? 25। 2 सीट के लिए कितनी होनी चाहिए? 50। 3 सीट के लिए कितनी होनी चाहिए? 75। और 4 सीट के लिए कितनी होनी चाहिए? 100। तो आप पहली बात समझिए, यहाँ पे पहली जो 25 में एक सीटें मिलेंगे वो देखिए वीआई को जाती हैं, विजुअली इम्पेयर्ड को। ठीक है, सरकार ने ऐसा नियम बनाया है। तो जो पहली सीटें हैं वो वीआई कैटेगरी को चली गई। दूसरी सीट किसको जाती हैं? दूसरी सीट जाती है डीडी को, डीफ एंड डम्ब को, बधिर और श्रवण शक्ति जिनकी कमजोर है उनको जाती है। ठीक है, तीसरी सीट किसको जाती है? यानी 51 से 75 के बीच में जो सीट रहेगी वो किसको जाएगी? ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड को, ओएच कैटेगरी को जाएगी।
और आपको 75 के बाद जो 76 से जो 100 होंगी उसमें आएगी मल्टीपल डिसेबिलिटी को। तो ओएच कैटेगरी में सीट होने के लिए किसी विश्वविद्यालय में कम से कम कितना सीट होना चाहिए? कम से कम सीट होना चाहिए 51 से अधिक। और एक चीज और समझे, एक सीट होने के लिए 0.5% सीट का होना अनिवार्य है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 सीट होने के लिए 50 रहेगा तभी 2 सीट होगा, 50 से कुछ कम रहेगा तब भी 2 सीट हो सकता है। अगर 45 ही केवल रह जाए तो 0.5 सीट अगर मिल जाता है इसका मतलब कि 2 सीट होता है। अगर 2.5 सीट अगर मिलता है, 2.5 सीट मिलता है इसका मतलब 3 सीट होता है। अगर 2.49 सीट मिलेगा इसका मतलब केवल 2 ही सीट मिल पाएगा। अगर 2.51 मिलेगा या 5 मिलेगा इसका मतलब कि 3 सीट मिलेगा। तो 0.5 मिल जाता है इसका मतलब कि 1 सीट आपको मिल गई। तो 0.5% कम से कम होना अनिवार्य है 1 सीट मिलने के लिए। तो इसीलिए देखिए ओएच कैटेगरी में सीटें नगण्य है ही नहीं माने। क्यों? क्योंकि 1 सीट आपको होने के लिए, जैसा कि पहली 25 सीटों पर दिव्यांग विजुअली इम्पेयर्ड को मिलता है, दूसरी 26 से लेकर के 50 में मिलता है डीफ एंड डम्ब को, और इसके बाद अगर सीट रहती तब जाकर के चलन दिव्यांगता को मिलती है। इस तरह से इन्होंने फॉर्मूला किया है, इस वजह से यहाँ पर ओएच कैटेगरी में आपको सीटें कम नजर आ रही हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसा फॉर्मूला हर वक्त अप्लाई होता है या क्या होता है, इसके लिए मुझे लगता है कि आपको आरटीआई डालना चाहिए शिक्षा विभाग के पास कि महोदय ये बताएं कि ओएच कैटेगरी में जो सीटें कम हुई हैं इसको आपने कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया है, और क्या जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो हर वैकेंसी में यही फॉर्मूला इजाद होगा। अगर ये होगा तो ऐसी स्थिति में तो फिर वीआई की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी थोड़ा रिवील होना बाकी है। मेरी कोशिश होगी कि जब नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊं या फिर आरटीआई मैं भी डालने की कोशिश करूंगा आपकी समस्या की गंभीरता को देखते हुए। तो जब नेक्स्ट वीडियो कभी ऐसा बनाऊं तो फिर ये चीज़ों पर मैं जरूर लेकर के आने की कोशिश करूंगा कि ओएच कैटेगरी में जो डिफिशियंसी होगी उसका क्या है, उसका क्या फॉर्मूला है, आखिर उसका क्या इजाद है। फिलहाल मैंने ये आपको बताने की कोशिश की कि ओएच कैटेगरी में ये सीटें क्यों नहीं हैं, वीआई में क्यों हैं और डिफ एंड डम में क्यों हैं। आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें थोड़ी हद तक तो संतुष्ट की होंगी। वैसे संतुष्ट नहीं की होंगी क्योंकि आपके अगर कैटेगरी में सीट नहीं है तो बिल्कुल यह लाजमी आप असंतुष्ट रहेंगे ही रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं। आप एक चीज़ आरटीआई से ज़रूर पूछ सकते हैं कि पहले सीटें थीं और अभी सीटें नहीं हैं, इसकी क्या वजह है। ठीक है, आप आयोग से या फिर शिक्षा विभाग से, आयोग से नहीं शिक्षा विभाग से आप पूछिए, आयोग से भी आप पूछ सकते हैं कि ओएच कैटेगरी में आपके विषय में पहले सीटें दिखाई जा रही थी और अब सीटें नहीं दिखाई जा रही हैं, इसके पीछे की क्या वजह है, कैलकुलेशन में क्या अंतर आया है। ठीक है, और दूसरी बात बैकलॉग को लेकर के भी ये तो वही बहुत बड़ा संदेह बना हुआ है कि बैकलॉग आप पहले भी कह रहे थे मैं ऐसे ऐसे कैलकुलेशन किया और अभी भी ऑब्वियसली उसी ढंग से कैलकुलेट किए होंगे। तो फिर आपने ऐसा क्या चेंज कर दिया बैकलॉग को कैलकुलेट करने की पॉलिसी में कि सीटों में अंतर नजर आ रहा है। ये प्रश्न अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, और जब तक मुझे उम्मीद है इसे आप संतुष्ट नहीं करते हैं कोर्ट को, तब तक ये समस्याओं का इजाद नहीं होगा। या फिर अभ्यर्थी भी जब तक ये चीज नहीं जानते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अभ्यर्थी भी संतुष्ट होंगे। अगर यही चीजें रहें तो फिर से वैकेंसी रुकेगी, फिर से हो सकता है कोर्ट केस हो। तो ये हडल अभी बरकरार है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये चीजें जरूर पब्लिक डोमेन में आएगी कि बैकलॉग का कैलकुलेशन सरकार ने कैसे किया है, और ये बहुत बुनियादी और मजबूत प्रश्न है। ये जब तक नहीं आएगी इस असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में और इसका उत्तर नहीं आता, तब तक ये वैकेंसी अभी भी मझधार में लगभग फंसी ही हुई है। वैसे अगर आप जानना चाहेंगे कि लेटेस्ट अभी क्या घटनाक्रम है तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो नेक्स्ट हियरिंग का डेट है वो 13 दिसंबर है। 13 दिसंबर तक 2-3 अभ्यर्थियों को जो अभी तक नोटिस नहीं मिला था कि आपने एलपीए क्यों देर से फाइल किया है, उनको 13 दिसंबर तक रिप्लाई फाइल करना था। वैसे रिप्लाई फाइल करने का 2 ही दिन अवधि दिया गया था, लेकिन नेक्स्ट डेट जो है 13 दिसंबर है। तो 13 दिसंबर को देखते हैं कि क्या होता है, माननीय न्यायालय कितना हद तक संतुष्ट होता है और क्या होता है। क्योंकि इन्होंने तो जल्दीबाजी में आयोग की वेबसाइट पे डाल दिया और अमेंडमेंट करके डाल दिया, लेकिन अभी भी एक चीज तो ज्यों की त्यों बनी हुई है कि बैकलॉग आपने जो निर्धारित किया वो कैसे किया। ये प्रश्न पहले भी था और आज भी है, क्योंकि बैकलॉग निर्धारण में ही तो मूलभूत समस्या थी। तो हम देखते हैं आने वाले वक्त में इसका क्या रिजोल्यूशन निकलता है।
और कितनी हद तक सभी संतुष्ट हो पाते हैं। इसके लिए आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बने रहें। आप वीडियो पर अंत तक बने थे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसे लाइक कर दिया करें, तभी मेरा भी मोटिवेशन लेवल बनता है और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूँ। और चूंकि जानकारी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको, मुझे लगता है कि आपको अन्य तक भी शेयर करना चाहिए ताकि लोग इससे अवगत रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो, ताकि आपको अपडेट समय पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच, आप अंत तक बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।